हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, आर्टिकल 1.2 पर, जो हमारे रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का है महाराष्ट्र बोर्ड में, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमारी टेक्स्ट बुक सबसे पहले सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है और उसके बाद फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को समझाती है और फिर बाकी इक्वेशंस वगैरह आगे आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन बोलते किसको हैं? जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रोटेशनल डायनेमिक जो चैप्टर है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन को पहले कंप्लीट करेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब चाहे वो पूरा सर्कल चले, चाहे वो आधा सर्कल चले, चाहे वो क्वार्टर सर्कल चले, चाहे वो थोड़ा सा आर्क में चले, उसको सर्कुलर मोशन ही कहा जाएगा। बात समझ आई? तो सर्कुलर पाथ का मतलब पूरे सर्कल में चलना जरूरी नहीं है। अगर वो छोटे से आर्क में भी चलता है, आधे सर्कल में भी चलता है, क्वार्टर सर्कल में भी चलता है, तब भी उसको सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। जैसे सैटेलाइट का मोशन अर्थ के आसपास, जैसे कोई रस्सी से हमने पत्थर बांधा, उस पत्थर को हम लोग घुमा रहे कंटिन्यूसली, तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारी टेक्स्ट बुक बात करती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सर्कुलर मोशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हैं वो ये है कि सबसे पहले सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो भाई होता ये है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो होता ये है कि हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसी वजह से हम कहते हैं ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है क्या? आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि भाई ये जो हमारा सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन मतलब ये पीरियोडिक इन पाथ होता है। क्या होता है? पीरियोडिक इन पाथ, है ना। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। एज अ डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे तो एक्सेलरेटेड मोशन है। और दूसरा पॉइंट है ये पीरियोडिक इन मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन होता है मतलब क्या? ये सेम पाथ को बार बार रिपीट करता है। बात समझ आई? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो। बात समझ आई? यूसीएम जो होता है वो तो पीरियोडिक इन पाथ भी होता है और पीरियोडिक इन टाइम भी होता है। पीरियोडिक दो तरीके से हो सकता है, पाथ में भी और टाइम में भी। तो जो यूसीएम होता है वो पीरियोडिक इन पाथ होता है और साथ साथ में पीरियोडिक इन टाइम भी होता है। लेकिन नॉन यूसीएम जो होता है वो सिर्फ पीरियोडिक इन पाथ होता है, पीरियोडिक इन टाइम नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना? ठीक है। तो ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, द मोशन इज पीरियोडिक इन पाथ। बात समझ आई? तो ये मोशन सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है और साथ साथ में पीरियोडिक मोशन इन पाथ होता है। ठीक है, अपने रास्ते को बार बार रिपीट करता है। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? तो आपको इसकी काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, आपको याद होगी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये सब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था। तो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के लिए उसकी बिल्कुल वैसी इक्वेशन लिखेंगे जैसे वहां पर इनिशियल वेलोसिटी u होता है, यहाँ पर ओमेगा नॉट होता है। यहाँ v होता है तो यहाँ ओमेगा होता है, या a होता है तो वहाँ पर अल्फा होता है, यहाँ t होता है तो यहाँ t होता है, यहाँ s होता है तो यहाँ थीटा होता है। तो उसी तर्ज पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का जो एनालॉगस इक्वेशन बनेगा रोटेशनल मोशन में बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ये सारी इक्वेशंस आपको याद रखनी है, सारी की सारी इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है ना? जैसे आपको मैंने पहले भी बताया
जैसे वहां पर ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ आई? ठीक है ना। उसके बाद ये डी थीटा बार आना चाहिए। और जैसे वहाँ लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन वहाँ होता है तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। समझ आया क्या? क्लियर है। अब इस तरीके से सर्कुलर मोशन के बेटा दो टाइप होते हैं। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको देखेंगे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये होता है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, लेकिन विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अलोंग क्या करे, सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या करे, मूव तो करे, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। हर पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम है। वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ मैं, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन हर पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड सेम है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि भाई ऐसा कुछ है। यहाँ पर अगर मेरे पास ये पार्टिकल है ऐसे, देखिए इसको, अगर ये पार्टिकल है इस तरीके से, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे यहाँ पर इसका स्पीड कांस्टेंट है। यही बता देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर स्पीड अगर फॉर एग्जांपल 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो जब वो यहाँ पहुँचा तब भी स्पीड इसकी कितनी है, 5 है। यहाँ पहुँचा तब भी स्पीड कितनी है, 5 है। यहाँ पहुँचा तब भी स्पीड कितनी है, 5 है। यहाँ पहुँचा तब भी स्पीड कितनी है, 5 है। यहाँ पहुँचा तब भी स्पीड कितनी है, 5 है। यहाँ पहुँचा था तब भी स्पीड कितनी है उसकी, 5 है। बात समझ आई? तो अगर हर पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम रहती है, स्पीड कह रहा हूँ मैं, हर पॉइंट पे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके हर पॉइंट पे उसकी स्पीड, पाथ के हर पॉइंट पे उसकी स्पीड अगर सेम रहती है तो हम लोग कहेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या शॉर्ट में यूसीएम। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते जाता है। एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सिर्फ सेंट्रीपिटल होता है। एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। समझिए क्या, मैग्नीट्यूड में ये होता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है। तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है और रेडियस वेक्टर टू अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो ये दोनों लिखे हुए हैं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R बार, तो ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से माइनस साइन आई। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया है। उसका मैग्नीट्यूड तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, या तो R ओमेगा स्क्वायर, या तो V स्क्वायर बाय R, या तो V ओमेगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग माइनस आर बार। आर बार अगर इधर है तो माइनस आर बार इधर होगा, तो ये हमेशा माइनस आर बार के डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। अगर फैन यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ चुका है, कांस्टेंट स्पीड पे आ चुका है, तो उसके कोई भी पार्टिकल को पकड़ो तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमेगा। समझे क्या? ऐसा है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है बेसिकली ये आप में, इसमें ऐसा होगा कि इसमें पार्टिकल जो है वो बेसिकली क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा। पार्टिकल की हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यहाँ पर अगर वेलोसिटी इसकी 5 है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और होगी, है ना। हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज होती है, साथ साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। बात समझ आई? तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरीज, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल की स्पीड
हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, तो हम लोग बोलेंगे वो नॉन यूसीएम है। इसमें वेलोसिटी तो हमेशा ही टेंजेंशियल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है ना, अलग अलग होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड अलग अलग होती है हर पॉइंट पे। एक्सेलरेशन इसमें दो होते हैं बेटा, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होता है। बात समझ आई? तो इसमें दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग और अपोजिट टू द वेलोसिटी, hence it is always tangential and the acceleration is called tangential acceleration। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये एक टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल तो है ही है, साथ ही साथ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है इसके अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यूरिंग अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी, समझ रहे हैं आप? v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बदलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो बदलेगी। तो हर पॉइंट पे जब वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक है, मतलब इसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बदलने का मतलब इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है ना, और डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अलोंग द एक्स ऑफ रोटेशन। अल्फा का डायरेक्शन भी क्या होगा, थीटा ओमेगा अल्फा, ये तीनों के तीनों अलोंग द एक्स ऑफ रोटेशन ही होते हैं। ठीक है ना, इंक्रीज अगर स्पीड होगी तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे, और स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो ओमेगा अगर ऊपर है तो अल्फा नीचे, ओमेगा नीचे है तो अल्फा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ओमेगा अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ में आया है कि बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी तो हमेशा ही टेंजेंशियल होती है। सेंट्रीपिटल के साथ साथ में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है ना, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब बेसिकली यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी और साथ साथ में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ओमेगा थीटा ओमेगा अल्फा तीनों के तीनों बेसिकली हमेशा एक्सिस ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? इट्स अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूर होता है, जो हमेशा सेंटर की तरफ होता है और रेडियस के अलोंग होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बेसिकली होता है अलोंग द रेडियस लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, CFF अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। इट इज कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज कंसिडर्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बेसिकली वो ऑब्जर्व करेगा जो ग्राउंड पे है या जो रेस्ट पर है, और ये वो ऑब्जर्व करेगा जो उस पार्टिकल पे बैठकर क्या कर रहा है, उसके साथ में रोटेट कर रहा है, उसको फील होगा। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है माइनस साइन के साथ में, तो वेक्टर फॉर्म में प्लस साइन के साथ में लिखा जाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, mv²/r। ठीक है ना, क्लियर हो गया? क्यों प्लस साइन क्यों है CFF में? क्योंकि CFF बाहर की तरफ है और रेडियस वेक्टर भी बाहर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से प्लस है। और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है, FCP कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ये सेंटर की तरफ। अगर ये सेंटर की तरफ है और रेडियस बाहर की तरफ है, रेडियस वेक्टर दोनों अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से वहाँ पर माइनस लिखा जाता है। ये 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्टिंक्शन है। ठीक है, इसको याद रखना। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो v बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा बार क्रॉस r बार। स्केलर रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए समझ आता है। एंगुलर स्पीड जो है इसको मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्केलर फॉर्म। ठीक है, और v बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस r बार इज द वेक्टर फॉर्म। एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड, एंगुलर स्पीड लिखनी है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला 2π/t है ना, और टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड लिखना पड़ेगा। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, आर वाले का आर में, मिनट वाले का मिनट में, सेकेंड वाले का सेकेंड में। टी आर वाले का 12 आवर्स, टी मिनट वाले का 60 मिनट्स, और टी सेकेंड वाले का 60 सेकेंड्स। तो 2π/60 हो जाएगा ये, सही है।
तो ये हो जाएगा π/30। समझे क्या? तो एंगुलर स्पीड इसकी कितनी हो गई? π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो आप चाहो तो आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल के सेंट्रीफ्यूगल। अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm, इट इज स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 revolutions, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। एक फैन रोटेट कर रहा है 90 rpm पे, तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 90/60 आरपीएस, यानी 3/2 आरपीएस, 1.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है वो। फाइनली रुक जाता है तो मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फाइनली अगर रुक गया तो फाइनल फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवोल्यूशंस कितने हैं? 21। टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप द, टू स्टॉप अश्यूमिंग द, कितना टाइम लगेगा उसको रुकने के लिए? फ्रिक्शनल टॉर्क अगर कांस्टेंट है तो। फ्रिक्शनल टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास है, देखिए हमारे पास इनिशियल फ्रिक्वेंसी है, मतलब इससे इनिशियल ओमेगा आ जाएगा। हमारे पास फाइनल फ्रिक्वेंसी है, मतलब इससे फाइनल ओमेगा आ जाएगा। बात समझ आई? हमको टाइम पता करना है। ठीक है ना, अल्फ़ा मुझे मालूम नहीं है, अल्फ़ा मैं फाइंड आउट करूँगा। रिवोल्यूशन मुझे मालूम है। ठीक है ना, थीटा जो है वो नंबर ऑफ रोटेशंस बाय 2 से आ जाएगा, n/2। ठीक है ना, तो बेसिकली नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है वो θ/2 से आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर थीटा पता करना है तो थीटा कितना होगा? 2πn होगा। ये 2πn का वैल्यू 21, तो 42π बनेगा थीटा का वैल्यू। थीटा भी पता लग गया। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। अब जो है अल्फ़ा तो हमको मालूम है नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे टाइम निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखता हूँ मैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा फाइनल तो 0 होगा, ओमेगा इनिशियल 2πn इनिशियल होगा, प्लस अल्फा कितना है मुझे मालूम नहीं, टाइम मुझे पता करना है। इस इक्वेशन को 1 दे दो। इनिशियल टाइम, इनिशियल फ्रिक्वेंसी मैं जानता हूँ 3/2 आरपीएस है। ठीक है, अब देखिए थीटा हमारे पास है, इस थीटा को अभी हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। मेरे पास एक और इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है वो तो पता करना है। थीटा कितना है? 42π है। थीटा कितना है? 42π। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा है, ओमेगा फाइनल तो 0 हो गया, यहाँ से समझ आता है 2πn फाइनल है, n फाइनल 0 था तो ओमेगा फाइनल तो 0 है। ओमेगा इनिशियल में पता कर लूँगा अभी, वो क्या होगा? 2πn इनिशियल आएगा। हाँ आइए पता लिख लेते हैं इसको, तो ये जाएगा 4π² n इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा? 42π। ठीक है ना, ऐसा है। या फिर यहाँ से ओमेगा इनिशियल निकाल के वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर होगा? यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखते कैसे सॉल्व करना है इसको। तो क्या है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सॉल्व करता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में या कैलकुलेशन करने में आसानी हो। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखिए, इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। मैं लिख रहा हूँ बेसिकली v इज इक्वल्स टू u प्लस ई टी का फॉर्मेट, समझे? तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। यहाँ से अल्फा आ गया, इजी। चलिए आइए फिर मैं लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, या ये आप लोग ऐसे समझिए, ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो होता है, समझ रहे हैं आप? तो इसको ऐसा लिखेंगे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से भी अल्फा निकाल लो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अब 1 और 2 से आपको अल्फा मिल गया। अब आप क्या कर लो, अब आप जो है यहाँ से बेसिकली अल्फ़ा को कंपेयर कर लो 1 और 2 से।
ये भी अल्फा के बराबर, ये भी अल्फा के बराबर, दोनों आपस में बराबर। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 थीटा। सही है, ऐसे है। अब देखिए ध्यान से, ये होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टाइम पता करना है। ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इंटू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ये समझा क्या किया है मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल कैंसिल हो गया। सही है, तो यहाँ से 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू टाइम। 2 थीटा को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, टी को उधर भेजा। सही है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो। 2 इंटू थीटा क्या आया? 42 पाई आया। ओमेगा फाइनल क्या है? अरे भाई वो तो 0 है ना, ओमेगा फाइनल 0 है। ओमेगा इनिशियल 2 पाई एन इनिशियल, एन इनिशियल कितना है? वो है 3/2 इज इक्वल टू टाइम। 2 ने 2 को मार दिया। सही है, अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? पाई ने पाई को मार दिया, क्या बचा? 3 1 3 1 3 4 टी इज इक्वल टू 28 सेकेंड। समझे? तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। क्लियर है क्या? तो देखिए आंसर 28 सेकेंड। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन वैसे करिए जैसे मैंने कराया है, ये आसान कैलकुलेशन है, वरना बाकी तरीके से भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग ने हमारा 1.2 वाला जो पार्ट था वो भी हम लोगों ने देख लिया। आपको डिटेल में अच्छे सारे पॉइंट्स लिखा करके बता करके मैंने करवाए हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको यहाँ पर कराए। ठीक है ना? अब इसमें कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगले सेशन में फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा आर्टिकल 1.3। फिर 1.3 एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें कई सारे हमारे पास क्या है, डेरिवेशंस हैं। इसको हम लोग देखेंगे, इसके डेरिवेशंस को, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे के सेशन पे चलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।